नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो अपने काम से अपने नाम को आगे बढ़ाते हुए अपनी पहचान जनता के बीच में बनाया है। 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर, आपके अपने कलेक्टर रजत बंसल जी का हम स्वागत। धन्यवाद अंकित जी। सर, मैंने ये जो आपको इंट्रोड्यूस करवाया उसमें मैंने जो शब्द कहा कि आपके अपने कलेक्टर, एक्चुअल में ये है सर कि मैं पिछले 3 दिनों से बस्तर में घूम रहा हूँ। मैं जहाँ भी गया बातचीत की, जिनसे भी यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की या जो भी बातें हुई यहाँ की आम पब्लिक से हो या कि हम कहें कि जनप्रतिनिधियों से हो, सबका ये कहना है कि सर जब भी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो पहला शब्द रहता है आपका अपना कलेक्टर रजत बंसल। ये क्या अवधारणा है सर? इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से जब थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ ये कोविड के समय हुआ, क्योंकि कोविड के समय जब लोगों में बहुत दहशत थी, व्यवस्थाएं प्रशासन की शासन की पूरी थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर चीज में हमको सक्रिय रूप से निर्देश दे रहे थे, हम लोग उसका पालन कर रहे थे। लेकिन फिर भी देख रहे थे हम कि लोगों में एक डर था कि क्या होगा अगर हम कोविड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या नियम है, क्योंकि नियम भी हर समय बदल रहे थे। तो तब जब मैं जनरली उस समय बात हुई कि भाई कलेक्टर सामने आकर के लोगों से बात करें जिससे कोई दुविधा ना हो, डर ना हो, तो हम अलग अलग वीडियो या ऑडियो के माध्यम से लोगों से बात करते थे, मीडिया के साथ बात करते थे। तब ये कहना थोड़ा मेरा शुरू हुआ कि आपका कलेक्टर, और वो मेरे समझता हूँ कि लोगों के जहन में बस गया है। और बात भी पूरी तरह से सही है कि हम सरकारी सेवा में आए भी इसी मंशा से हैं कि लोगों के लिए काम कर पाए, और वही कर रहे हैं। सर, आज रजत बंसल एक ब्रांड बन गया है, एक ब्रांड नेम है, बड़ा नाम बन गया है। मीडिया में काफी चर्चा में आप रहते हैं। बेशक आप उस तरीके के काम यहाँ पर कर रहे होंगे क्योंकि ये रिमोट एरिया है, नक्सल प्रभावित इलाका होने के साथ साथ डेवलपमेंट यहाँ पर उस तरीके से हो नहीं पाया जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अन्य शहरों का डेवलपमेंट हुआ या अन्य संभाग का डेवलपमेंट हुआ। सर, आपका बचपन कैसा बीता, मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ। मेरा बचपन यूपी के अलग अलग जिलों में बीता। मेरे पिता भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, अब रिटायर हो गए हैं, तो वो यूपी कैडर में थे, तो अलग अलग जिलों में बीता। और मैं मानता हूँ कि एक संपन्न जीवन था। लेकिन हमेशा मैं ये जरूर सोचता था कि मुझे ये अवसर मिल रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ने का अवसर मिल रहा है, अच्छे सुविधाओं का अवसर मिल रहा है। मेरे माँ बाप का भी शुरू से फोकस था कि हम लोग पढ़ाई करें, तो मेरा छोटा भाई भी अभी भारतीय पुलिस सेवा में है, और हम लोगों को शुरू से उसमें था कि इंटेलेक्चुअली डेवलप करें, स्पोर्ट्स भी खेले। तो लेकिन मैं अक्सर ये सोचता था कि जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है वो उनके साथ एक कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बचपन के बाद जब शुरू से ये आइडिया नहीं था कि यूपीएससी देना है, कभी मन भी नहीं था बहुत शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर विदेश में नौकरी करने का मौका मिला, और उस समय ये भावना और दिल में बैठ गई कि अगर मेरे पास जो अगर कोई कैलिबर है, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे किसी भी तरह का मैनेजमेंट का हो, तो क्यों ना मैं भारत में जा करके उसको, जो लोगों को संपन्नता नहीं है, जिन लोगों को अवसर नहीं मिल रहे हैं, उनको अवसर देने के लिए काम करूं, और वहां से फिर यूपीएससी में आना। सर, जैसा कि हर कोई एक सपना लेके चलता है स्कूल के ही समय से कि मुझे बड़ा होकर के ये करना है, इस क्षेत्र में जाना है, मुझे ये बनना है। बड़े बड़े सपने हम स्कूल लाइफ में ही पाल लेते हैं, टीचर भी काफ़ी सहयोग उसमें करते हैं। आपकी स्कूलिंग कैसी रही और स्कूल में आप कैसे थे? एवरेज स्टूडेंट थे या उससे कुछ ऊपर थे? किस रैंक के थे? स्कूल में 8वीं तक तो मैं काफी खराब स्टूडेंट था। अगर सिर्फ अध्यापन व्यवस्था की बात करें तो काफी खराब था, फेल होते होते बचता था। 8वीं के बाद मेरे पिताजी ने मुझे ये बोला कि भाई अब 9वीं 10वीं आने वाली है, अब इसमें जो करोगे तुम, उसके बाद तुम अपने जीवन के सहारे हो, बाकी फिर हम, मतलब एक तरह से छोड़ दिया। जैसे विदेशों में जो कॉन्सेप्ट होता है कि 10वीं के बाद बच्चों को छोड़ देंगे, तो उन्होंने 2 साल पहले ही मुझे बताया कि अब 9वीं 10वीं में तुम जो करोगे जीवन तुम्हारा अपने हिसाब से चलेगा। तो कहीं एक जिम्मेदारी का भाव आया, और फिर 9वीं 10वीं में अच्छे रैंक आने लगे, पढ़ाई में जो एक पोटेंशियल था मैं मानता हूँ शुरू से, वो दर्शाने लगे, और उसके बाद तो फिर चीजें मौके मिलते गए और अच्छा करते गए। आप क्या बनना चाहते थे सर? कि एक होता है कि 10वीं के बाद, 10वीं पढ़ते पढ़ते ही हम ये सपना ले लेते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट को चुनना है, चुनाव करना होता है। वो समय भी काफ़ी टफ रहता है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बनना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन दबाव में या किसी की बातों में आकर के, या एक भेड़ चाल होती है कि सभी लोग अगर मैथ्स ले रहे हैं तो हम भी साइंस की तरफ रुख करें, तो ऐसा भी होता है। तो आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहते थे सर? मेरे को ये तो नहीं पता था मैं क्या चाहता हूँ, ये जरूर पता था कि मैं इसमें सर्विस में नहीं आना चाहता।
क्योंकि मैं अपने पिताजी के जीवन को बहुत पास से देखा। जो और हमारे अंकल थे, आंटियां थी जो कि इस सर्विस में थे, आईएएस में थे, आईपीएस में थे, उनको देखता था तो मैं सोचता था इतनी टेंशन की जिंदगी है, क्यों करना है काम। इससे अच्छा आईआईटी आईएम का उस समय सपना था, तो वो करके अपना कॉर्पोरेट में जाएं, इस टाइप का सपना था। लेकिन वही होता है, जिस चीज से आप भागते हैं कहीं ना कहीं एक जिंदगी का ऐसा पड़ाव आता है कि वही चीज आपको रुझान लेने लगती है। और वही हुआ मेरे साथ भी। जब मैं, जैसा मैं बताया था, जब मैं फ्रांस में काम कर रहा था, क्योंकि मेरे को एक्सपोजर था पहले से, और जब मेरे को अंदर से मन किया कि लोगों के लिए कुछ करना है, कैलिबर है, देश के लिए कुछ करना है, तो फिर ये पता था, तो फिर नेचुरली फिर इसकी तरफ इंक्लाइन हुआ। इन्फोसिस में भी आपने अपनी सेवाएं दी सर, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं रिसर्च स्कॉलर के रूप में इन्फोसिस में काम करता था, और पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर में वहाँ था। और उसी समय में साथ में ही मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की, और बहुत अच्छा एक्सपोजर इन्फोसिस का था, क्योंकि उस समय आईटी इंडस्ट्री बूम पे थी। और बहुत ही एक अच्छा अवसर, उस समय युवा के हैसियत से बहुत अच्छा वहाँ पर मौका मिला मुझे। सर जैसा कि बात करें हम, हर किसी के जीवन में ऐसा होता है कि आप फिर उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया, तो आपने उस समय, क्योंकि एक आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपके कलीग्स हैं वो भी बताते हैं, कई लोगों से जिनसे भी हमने बातचीत की, सबका ये कहना था कि एक पुलिसिया अंदाज आपके अंदर नज़र आता है, जो काम करने का तरीका है, जैसे कि एक एसपी का हम कहें या कोई आईपीएस ऑफिसर का कहें, वैसा होता है। तो आप क्या चाहते थे कि मैं आईपीएस में आऊँ या आईएएस ही आपका सपना था? मेरा सपना आईएएस ही था, और पहले अटेम्प्ट में मुझे आईपीएस बनने का मौका मिला। उस समय मैं देश के सबसे युवा आईपीएस में था, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और एनपीए में, नेशनल पुलिस एकेडमी में जो मैंने 1 साल बिताया था ट्रेनिंग के समय, वो मैं आज भी उसको चेरिश करता हूँ, मेरी सबसे अच्छी यादों में से है। और जब फिर आईपीएस से जब दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस हुआ, तो एक दुख भी हुआ, क्योंकि एक मजा तो आता था, पुलिस की नौकरी का अपना आनंद है, लेकिन निश्चित रूप से मैं समझता था उस समय, क्योंकि मेरा कैडर भी दूर था और थोड़ा हिंदी भाषी नहीं था, तो लगा कि आईएएस में एक्सपोजर ज्यादा है, तो आईएएस करना चाहिए। और हो सकता है वो आईपीएस ट्रेनिंग के बदौलत हो कि वो अभी भी थोड़ा वो पुलिसिया अंदाज अनुशासन आपके है। अंदर नजर आता है सर, जो एक पुलिस के बड़े अफसर के अंदर जो एक अनुशासन है, कि आपके काम करने का तरीका है, पूरी प्लानिंग के साथ जो आप काम करते हैं, उसे देख करके लोगों का कहना यह है कि सर हैं तो कलेक्टर, लेकिन उनके अंदर जो एक व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एक पुलिस वाला है। जी जी। सर इसके अलावा अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो सबके जीवन में ऐसा कभी ना कभी होता है, बहुत लोगों के जीवन में हुआ है ऐसा, कि वो अपना जीवन साथी खुद ही चुनते हैं। तो आपकी मैरिज अरेंज मैरिज थी या सर आपने भी लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी, और मेरी धर्म पत्नी नियति जो है वो भी अभी यूनिसेफ में काम कर रही है, और हमको लगभग 8 साल होने को है अभी। तो उनकी भी सेवाएं भी छत्तीसगढ़ में ही जारी है सर। कैसा सहयोग मिलता है सर, एक फैमिली का जैसा सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, कई लोग होते हैं ऐसे जो इस टाइम पे परिवार भी है, आपके साथ नहीं है, यहाँ आप अकेले हो, आप उनको यहाँ ला नहीं सकते, तो किस तरीके की चीजें होती है? वो भी जॉब में है, आप भी जॉब में हो। निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवा में या किसी भी उच्च सेवा में काम करने के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये एक एक मूल मंत्र है, और अगर फैमिली आपका साथ नहीं देगी तो आप वो काम नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते। और सौभाग्य से मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और हर चीज़ में मेरा सहयोग करते हैं। और कभी भी ये नहीं होता है कि, मतलब उनकी तरफ से अड़चन तो दूर, बहुत ज़्यादा सहयोग और बहुत ज़्यादा सद्भावना हमेशा मिलती है, और वो बहुत बड़ा एक रोल है। नहीं तो आप, क्योंकि 24 घंटे का काम है, लोगों से मिलना जुलना है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले हमारी मजबूरियां भी नहीं समझ सकते, चाहे वो लीगल मजबूरियां हो चाहे जैसे भी हो, तो कई बार लोगों का सुनना भी पड़ता है, रिएक्ट नहीं कर सकते अभी, और तो वो बहुत सारे तनाव का माहौल रहता है। तो फैमिली अगर साथ में हो तो निश्चित रूप से बेहतर ढंग से कोई व्यक्ति काम कर सकता है, और अधिकारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन महिला अधिकारियों को जो कि फैमिली के साथ, अपनी और दायित्वों के साथ इतने अच्छे से अपना काम करते हैं। और निश्चित रूप से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। तब सामंजस्य कैसे आप बनाते हैं, क्योंकि आपकी वाइफ भी वर्किंग है, आप भी यहाँ पर वर्किंग है, आप ज़्यादा समय यहाँ की जनता के बीच में बिता रहे हैं, डेवलपमेंट में ज़्यादा आपका ध्यान रहता है, और लंबा समय आप यहाँ की जनता के बीच में बिताते हैं, तो सामंजस्य कैसे बनाते हैं? समय का एक अच्छा प्रबंधन तो आवश्यक है, और समय का अगर हम अच्छे से प्रबंधन कर लेते हैं, जैसे अभी भी मेरा जो दिनचर्या है, कई बार सुबह दौरा कर लेते हैं जिससे दोपहर में थोड़ा समय परिवार के साथ मिल जाए, किसी दिन जब थोड़ा दोपहर से काम शुरू करते हैं जिससे सुबह का समय मिल जाए। अगर रोजमर्रा के जीवन में समय हम सबको दे पाएं, जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो मैं मानता हूँ कि फिर वो ओवर लॉन्ग टर्म वो सामंजस्य बन जाता है। सर किस तरह से आप जो काम करने की आपकी शैली है,
हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिससे वो सीखता है। जो आपके अंदर शैली है, आपने भी किसी ना किसी से सीखा होगा। जी। कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके जीवन में रहा होगा जो आपके प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा होगा। किसे आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? कोई एक प्रेरणा स्रोत तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो खास तौर पे जो इतने उच्च प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनमें से कई लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मुकेश बंसल साहब मेरे पहले कलेक्टर थे। मैं मानता हूँ कि जब प्रोबेशन में हम लोग जब नए नए जाते हैं तो वो उस समय जब हम जिसको देखते हैं उसका एक बहुत हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और उनकी वर्किंग स्टाइल का इम्पैक्ट मेरे पे आज भी मैं मानता हूँ है कि जो डिटेल ओरिएंटेड जिस तरह से वो थे, जिस तरह से वो अनुशासन से खुद को भी चलते थे और कोई भी मीटिंग में बिना तैयारी के नहीं जाते थे, वो सारी चीज़ें अभी भी उनकी सिखाई हुई कहीं ना कहीं जहन में है। और निश्चित रूप से और कई अच्छे अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला और सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। और साथ में ये जो जीवन में एक जो लर्नर मोड रहता है कि हमेशा कुछ सीखने का एक स्टाइल रहता है, हमेशा कुछ सीखने के लिए कुछ लेते रहो, वो उस मोड में मैं जीता हूँ और मज़ा आता है। और हर कोई कहीं ना कहीं कुछ सिखा के जाता है और रोल मॉडल की निश्चित रूप से कमी नहीं है, हर किसी में मुझे रोल मॉडल दिखता है। तो छत्तीसगढ़ जब आप आए, जब आपका चयन हुआ और आपको पता लगा कि अब छत्तीसगढ़ मूव करना है, आपको छत्तीसगढ़ आना है, आपने चुना छत्तीसगढ़। क्यों चुना सर छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ एक इसके पीछे भी कहानी है कि जब मैं पुलिस एकेडमी में था तो अक्सर, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया था, टेक्नोलॉजी में मेरे पास विदेश की बहुत सारी कंपनियों का ऑफर था, वो सब छोड़ के कहीं ना कहीं भारत में जब आया तो ये जो नक्सलवाद की समस्या है ये मुझे बहुत रोमांचक लगती थी। इन द सेंस कि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी है कि हमारे ही लोग हमारे लोगों के खिलाफ बंदूक उठा के घूम रहे हैं। और पूरे पुलिस एकेडमी के एक साल के समय में मैंने अनेकों किताबें, मैं मानता हूँ कि कोई किताब उस समय तक जो पब्लिश हुई थी नहीं छोड़ी जो कि नक्सलवाद के ऊपर जिसमें व्याख्यान था, और ये समझने की कोशिश में। और पुलिस में मुझे वेस्ट बंगाल कैडर मिला और छत्तीसगढ़ भी मैंने काफ़ी ऊपर भरा था जब मैंने आईएएस का फॉर्म भरा। और जब छत्तीसगढ़ कैडर मुझे मिला तो मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अंदर मुस्कुरा के बोल रहा था कि ये तो भाई तुम मांग ही रहे थे एक तरह से। और छत्तीसगढ़ में अब यहाँ बस्तर में, अब ये मेरा छठा पोस्टिंग है और उसमें बस्तर में काम करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत करीबी ढंग से मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे विकास के माध्यम से लोगों और प्रशासन के बीच में एक ब्रिज बन सकता है। और जो वास्तव में जो समस्या भी है जिसको कहीं ना कहीं लोग विकास की कमी की वजह से बोलते हैं, वो एक्चुअली विकास की कमी नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो हमारे भोले भाले आदिवासी हैं जिनके पास एक्सपोजर नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे नेटवर्क नहीं है, रोड नहीं है, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक ब्रेनस्टॉर्म करके उनको एक पूरी तरह से अपने वश में ले करके मजबूरी में उनको फायदा उठाया जा रहा है उनका। तो निश्चित रूप से जो काम अभी बस्तर में हम देख रहे हैं लगातार कुछ सालों में, उससे नक्सलवाद की समस्या भी हल होगी। और मेरे लिए गर्व की बात है कि जिस मंशा से मैं शुरू से तैयारी करता आ रहा हूँ उस मंशा से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। सर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जिस जिले में काम कर रहे हैं, जिस संभाग में काम कर रहे हैं, लोग यहाँ के इंटीरियर जो जगह है वहां जाने से अभी भी घबराते हैं, डरते हैं। कई जगह आज भी ऐसी है जो विकास से तो अछूती है ही, साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि भी वहां जाने से घबराते हैं, क्योंकि झीरम जैसे यहाँ पर कांड बड़े हो चुके हैं पहले भी। आप वहां बेखौफ होकर के घूमते हैं, बाइक में, इवन आप साइकिलिंग करते हुए भी कई जगह पर नजर आते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, कभी डर नहीं लगा? मैं मानता हूं कि ऐसा जो बस्तर को लेकर के एक जो डर का भाव है, वास्तविक रूप में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बस्तर जिले की आज हम बात करें, हालांकि बस्तर ही सबसे बदनाम होता है इस मामले में, लेकिन बस्तर जिला हम देखें तो पूरे जिले में मेरे पास 2% भी ऐसा एरिया नहीं होगा जहां पर डर जाने के पहले मुझे सोचना पड़े, और रात को भी। तो वो 2% में निश्चित रूप से हम लोग जितनी सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से, पुलिस बल से जो भी सहयोग लगता है वो लेकर के जाते हैं। कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम जा ही ना सकें। तो ऐसा डर का माहौल कहीं ना कहीं लोगों में एक बन गया है, उसको दूर करना भी जरूरी है। दूसरा, एक टीम लीडर की हैसियत से, क्योंकि जिला कलेक्टर की हैसियत से आप सभी विभागों के प्रमुख हैं, तो जब हम काम की समीक्षा करते हैं तो मैं किस मॉरल अथॉरिटी से अपने जो कर्मचारी हैं उससे पूछ सकूं कि ये काम क्यों नहीं डिलीवर हो। वो भी हो सकता है बोले आप तो इसी कमरे में बैठे हैं और आपको क्या पता फील्ड में क्या दिक्कत है। तो ये सोचते हुए कई बार मेरा खुद रात्रि विश्राम हुआ कुछ संवेदनशील जगहों पे, कई बार एसपी साहब के साथ भी हुआ। और उसके पीछे भावना ये थी कि लोग, हमारे कर्मचारियों में भी मोटिवेशन हो कि भाई जब कलेक्टर एसपी खुद जा सकते हैं, जब विधायक महोदय खुद जा सकते हैं, रात्रि विश्राम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं वहां पर बेहतर सेवा दे सके। और फायदा दिख रहा है मुझे। आज हम अंदरूनी से अंदरूनी गांव में भी आपको युवोदय के वॉलंटियर्स मिलेंगे। युवोदय के वॉलंटियर्स का जो तात्पर्य है कि कैसे हम शासन के साथ समुदाय को जोड़ें, तो जब पूरा समुदाय ही शासन से जुड़ा है तो फिर नक्सलवाद की बात ही नहीं आती। सर यदि हम बात करें
पुराना बस्तर, जैसा कि हम भी देखते थे यहाँ आते थे तो, और अभी का बस्तर, खास तौर पे आपके जिले में जो काम हो रहे हैं वो काबिले तारीफ है। साथ ही इन कामों की चर्चा छत्तीसगढ़ के बाहर दिल्ली तक है। कई लोग बाहर से भी आते हैं, वो भी इन कामों की चर्चा करते हैं। क्या अवधारणा रही, कैसा कॉन्सेप्ट लेकर के आपने चला, क्या प्लानिंग है सर आपकी? मैं मानता हूं कि ये समय बहुत ही अहम है बस्तर को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने का। जब मेरी बस्तर में ज्वाइनिंग हुई, यहाँ पर निश्चित रूप से पहले विजिट तो हुई थी लेकिन काम करने का मौका नहीं मिला था, और इत्तेफाक से उसी समय एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ मिली। इत्तेफाक से तभी ट्रेन कनेक्टिविटी भी अभी बढ़ाने के लिए लगातार काम चल रहा है। तो बस्तर को हमको रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग से अलग देखना पड़ेगा, और यही मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय का हमको निर्देश भी है कि इसको एक अलग हब के रूप में बनाना है। तो ये पहले से बहुत संपन्न है बस्तर। चाहे आप ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर जितना रॉ मटेरियल मिलता है, आपको अधिकतर जगहों पर उस तरह का और उतनी विविधता का रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा। यहाँ जो कल्चर है, यहाँ जो खान पान है, जो पोटेंशियल है, एकदम अलग है। कैसे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन करके यहाँ के लोगों को हम बेहतर रोजगार दे पाएँ, उनका आय वर्धन कर पाए, ये हमारे लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपको जान के यकीन नहीं होगा कि अभी एक इंडस्ट्रियल शेड बन रहा है सिर्फ वनधन प्रोड्यूसर्स को लेकर के। तो ट्राई फूड नाम से अभी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं। तो बस्तर में ऐसा स्थापना हो रहा है जो शायद देश में 2-3 जगह पे बनने का है। बस्तर में इतनी तेजी से बना कि खुद भारत सरकार के अधिकारी उसमें ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत तेजी से यहाँ काम हो रहा है, बहुत उत्साह से लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। तो बस्तर एक ऐसे मोड़ पे है जिसमें इसको इंटरनेशनल रूप से हम ले जा सकते हैं। आने वाले समय में एक बेहतर अर्बन सेंटर हम बना रहे हैं, चाहे इतवारी बाजार हो, गोल बाजार खरीद डेवलपमेंट हो। जो स्मार्ट सिटी का काम हम रायपुर में, क्योंकि मुझे अनुभव था वहाँ काम करने का, वहाँ पर वो प्रोजेक्ट होने में मुश्किल होती थी, वैसे उससे 10 गुना बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। स्पोर्ट्स के रूप में इसको एक हब बनाया जा रहा है, कल्चर के रूप में ट्राइबल कल्चर। और लेकिन ये सारे कामों के पीछे उद्देश्य ये है कि जो बस्तर के इंडिविजुअल यूनिक आइडेंटिटी है उसको सामने रखें, उसको फोकस पॉइंट पे रखें। ऐसा ना हो कि हम टूरिज्म प्रमोट करते करते इसको वैसा ही बना दे जैसे कई हम राज्यों में देखते हैं कि मॉल रोड तो है लेकिन मॉल रोड में वही सामान मिलता है जो कनॉट प्लेस में मिलता है। उस राज्य का एक जो यूनिकनेस है वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम हमारे स्थानीय लोगों को, उनकी भाषाओं को, उनके कल्चर को सामने रख रहे हैं, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पर जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है आपको इन सभी कामों में, और इन सभी चीज़ों से जो आपने प्लानिंग की है या जो काम आप लोग कर रहे हैं अभी, इनसे जनता को किस तरीके का फायदा मिल रहा है? यहाँ के जो लोकल आदिवासी लोग हैं उनको सर पहले जिस तरीके से आय होती थी, और अब क्योंकि वो प्रशासन के साथ जुड़ करके एक व्यवसाय के रूप में अपने काम को बढ़ा रहे हैं, फिर वो चाहे यहाँ के ट्राइब्स की बात करें हम, अगर वो उनके कल्चरल से जुड़ी हुई कोई कलाकृति हो, उसको बनाना और उसको फिर इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में लेके आना, बाजार में उतारना हो, या फिर हम बोले कि वो जो होम स्टे आप लोगों ने बनवाया है, तो इनसे कैसे उनको फायदा हो रहा है? सभी चीज़ों में जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने प्लान किए हैं उसमें जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं जो उसको यूज़ करेंगे उनको हमने सबसे पहले रखा है। आज हम अभी जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी हम बादल में बैठ के कर रहे हैं। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर, निश्चित रूप से प्रशासन इसको बनाने में और इसको संचालन में प्रशासन का एक अहम भूमिका है, लेकिन सबसे अहम भूमिका है जो हमारे आदिवासी समाज हैं, और चाहे वो मुड़िया समाज हो, गोंड समाज हो, हल्बा समाज हो, सबको हम लोग जोड़ करके। और आज ऐसा हो गया है कि बादल प्रशासन का नहीं, सारे समाजों का है। और जब तक हम ये भावना नहीं ला पाएंगे तो मैं मानता हूं कि प्रबंधन हम चीज़ों का अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जो हम देख रहे हैं, लाला जगदलपुरी जी के नाम पे यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी है। बस्तर को हम अभी जैसे बात कर रहे थे, लोग जब भी बाहर के लोग जब देखते हैं तो असुरक्षा के हिसाब से देखते हैं कि बेखौफ कैसे हैं आप, लेकिन यहाँ पर हमारा मानना ये है जब दिल्ली मुंबई में रातों रात 24 घंटे बार क्लब खुल सकते हैं तो हमारे यहाँ एक शिक्षा का मंदिर क्यों नहीं खुल सकता? तो आप देखेंगे कि एक आधुनिक लाइब्रेरी 24 घंटे रहती है, और रात को 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे भी हम लोग भी जाते हैं, तो अच्छे संख्या में बच्चे रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। बस्तर अभी आगे भी बढ़ रहा है उन सब चीज़ों में। साथ में जो कलाकृतियाँ हैं उसको लेकर के हमने जितने हमारे 350 के आसपास शिल्पकार थे सबको जोड़ करके बस्तर आर्ट, बस्तर कलागुड़ी के नाम से एक आर्टिजन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसको एक बेहतर हम लोगों ने सुविधा देने के लिए शहर के बीच में कलागुड़ी का निर्माण किया। अब उनको हम लोग इंटरनेशनल रूप से ले रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जब दौरा था तो फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी ने पूरा अपना कमिटमेंट दिया है कि सारे सामानों को हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। वैसे ही और भी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन के साथ हमारा टाई अप हो रहा है। तो मैं मानता हूँ बस्तर में बहुत पोटेंशियल है। पर जो डेवलपमेंट आज जगदलपुर में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक टाउन है, यहाँ पर कनेक्टिविटी
बहुत अच्छी है। चाहे हम मोबाइल की बात करें, कवरेज भी रहते हैं, लोगों से बातचीत भी हो रही है। आवागमन के साधन की बात करें, ट्रांसपोर्टिंग की बात करें, तो सड़कें बेहतर हो गई है। दूरस्थ अंचल जो है, जहां आज भी सड़क नहीं पहुंच पाई है, बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां के लिए आपकी प्लानिंग क्या है, और क्या ऐसा डेवलपमेंट आने वाले समय में हमें वहां भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से। और अभी भी आप देखेंगे कोलिंग जैसा जो पिछड़ा एरिया जो कि लगातार डूबता था, अपने आप में एक टापू बन जाता था, आज आपको बहुत ही सुंदर रोड वहां पर जाती हुई दिखेगी। उसी तरह से जो पिछड़ा एरिया जितना है, मावा नवानार करके एक हमने योजना बनाई है, जिसका नाम गोंडी में है कि मेरा नया गांव। और उस योजना के तहत जो ऐसे एरिया हैं जो सबसे पिछड़े हैं, वहां पर हम लोग फोकस करके, जहां पर पुलिस कैंप स्थापित है, जहां पर अभी भी नक्सलवाद और सरकार के बीच में एक कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, तो वहां पर हम लोग फोकस करके बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। मावा नवानार के तहत वो ऐसी जगहों पे सड़कें और बिजली का जाल और सारी चीज़ों को करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है, और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही दिनों में कोलिंग और उसके क्षेत्र में जितनी पंचायतें हैं, उस पूरे क्षेत्र को हमने अडॉप्ट किया है मॉडल के रूप में, और निश्चित रूप से उसका परिणाम भी अभी सामने आ रहा है। सर, युवोदय जो शब्द है, ये युवा से जुड़ा हुआ, युवा का उदय, शायद इसका शब्दार्थ यही होता होगा, जितनी मेरी जानकारी है। आप बेहतर बता पाएंगे। इसका काम बोल रहा है आज बस्तर में। हम जहां भी जा रहे हैं वहां इसके वॉलेंटियर्स हमको नजर आते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए वो दिखाई देते हैं। किस तरीके का काम वो कर रहे हैं, क्यों इस ग्रुप का निर्माण आपने करवाया, और क्या है इसके पीछे का उद्देश्य? युवोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से बना है। उनका ये निर्देश था कि कैसे हम सरकारी योजनाएं तो बहुत करते हैं, अच्छा काम करते हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन लोगों का जो जुड़ाव जितना होना चाहिए उतना अक्सर हमको लगता है कि नहीं हो रहा है। और कैसे हम लोगों को जोड़ें अपने योजनाओं से। और क्योंकि आप देखेंगे बस्तर की भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो शिक्षा है, कुपोषण है, स्वास्थ्य है। और हमने बहुत ही करीबी नज़र से जब पूरी चीज़ों का आकलन किया, तो तीनों चीज़ों में ऐसा नहीं कि सुविधाओं की कमी है। शिक्षा को लेकर के स्कूल लगभग हर पारे में बन गए हैं, स्वास्थ्य को लेकर के भी पीएचसी सीएचसी खुल गई हैं, सब स्वास्थ्य सेंटर भी हैं, अभी हाट बाजार क्लिनिक भी हम लेके जा रहे हैं, लोगों के घर तक जा रहे हैं हम। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। जो व्यवहार परिवर्तन वाली जो बात है, वहां पर हम कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि लोगों तक वो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद कारण ये भी होगा कि हम लोगों की स्थानीय भाषा, बस्तर अकेले में ही सैकड़ों बोली भाषा है, और भतरी, धुरवी, गोंडी, हल्बी, शायद हो सकता है कि हम उस भाषा में नहीं पहुंच पा रहे। तो ये सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने युवोदय का शुरुआत किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने प्रवास में शुरुआत की थी, जिसमें था कि युवा जो सामने आए, समस्या हर कोई गिनता है, लेकिन कैसे हम समस्या का समाधान बन सकते हैं, इस दिशा में काम करने के लिए युवाओं को हमने आमंत्रित किया। हमें भी नहीं लगता था कि इतने संख्या में युवा आएंगे। आज की डेट में 3,000 से ज़्यादा सक्रिय वॉलंटियर्स हैं हमारे। खास तौर पे जो सबसे पिछड़े गांव हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स निकल के आ रहे हैं। वो लोग अपने गांव को कैसे विकास करना है, कैसे ग्राम सभा और सशक्त हो सकती है, कैसे और बेहतर काम किया जा सकता है, उसमें सामने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से उसका हमको परिणाम देखने को मिल रहा है। कोविड टीकाकरण जब शुरू हुआ था, उस समय कई अफवाहें फैल रही थी कि टीकाकरण से नुकसान हो सकता है। युवोदय वॉलंटियर्स ने उसको चैलेंज के रूप में लिया, उसमें बहुत बेहतर काम करके दिखाया। आज कुपोषण में आंगनवाड़ी विभाग, जो महिला बाल विकास विभाग के काम लगातार करता है, बट उसके साथ मिल करके जब बात आई कि सुपोषण बाड़ी बनानी है या आंगनवाड़ी में कुछ छोटा मोटा निर्माण करना है, तो हमने चुनौती दी कि क्यों नहीं आप समुदाय से कराओ। तो युवोदय वॉलंटियर्स ने मिल करके 300 से ज़्यादा आंगनवाड़ियों में सुपोषण वाटिका बनाई है, जिससे कि और निश्चित रूप से परिणाम देखने को मिल रहा है। और युवोदय का अर्थ युवाओं से है, लेकिन युवा हम उम्र से नहीं मानते, ऊर्जा से मानते हैं। तो हमारे सबसे युवा जो वॉलंटियर हैं वो धर्मपाल सैनी जी हैं, 90 वर्ष पूर्ण हो गए उनके। वो खुद सामने आकर के प्लांटेशन हो या अलग अलग ड्राइव्स में वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे आईएएस ऑफिसर रजत बंसल, जिनकी सादगी लोगों के बीच चर्चा का विषय है, जिनका काम आज बोलता है, और इसी काम की बदौलत आज देश भर में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इनका एक नाम हो रहा है। और बस्तर को ये इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति जो है बस्तर की, वो बढ़ती जा रही है। ये अब बस्तर को नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात किसी खास शख्सियत के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।